नमो नमः छात्र। कल के सप्ताह में हमने कारक विभक्तयः यह पाठ की शुरुआत की है। जिस तरह से शब्द रूप धातु रूप यह संस्कृत वाक्य रचना का आधार है, उसी तरह से कारक और उपपद ये दो पाठ भी संस्कृत वाक्य रचना का आधार है। कक्षा 6 और 7 में हमने कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति ये दोनों पाठ देखे हैं। इसीलिए शब्द रूप और धातु रूप ये पाठ पहले ना लेकर पहले कारक विभक्ति की शुरुआत मैंने यहाँ पर रीटीचिंग में की है। कारक विभक्ति यानी क्या है, उसकी हिंदी व्याख्याएं, संस्कृत व्याख्याएं, उसके साथ 2-3 तालिका के आधार पर कारक का ज्ञान, हर कारक के परिभाषाएं, उनके उदाहरण, ये सब हमने देखा है। अब वसुधा पाठ्य पुस्तक के आधार पर कारक इस पाठ का ज्ञान हम लेंगे। वसुधा पाठ्य पुस्तक में यह पाठ है तीसरा, तृतीय पाठ कारक विभक्तयः। कारक की परिभाषा ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। पाठ्य पुस्तक में जो परिभाषा दी है वो अच्छी तरह से आप रीड करोगे। जितने स्लाइड बताए जा रहे हैं, जितने नोट्स दिए जा रहे हैं, वो सब आप नोटबुक में लिखोगे, ध्यान से पढ़ोगे। सबसे पहला भाग है जो आपको नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है, जिसका हेडिंग यहाँ पाठ्य पुस्तक में दिया है। अधिक विस्तार में समझने के लिए निम्नलिखित तालिका को पढ़िए और समझिए। तो आप इसके लिए हेडिंग दोगे कारक तालिका। अत्र विभक्ति कारक, कारक चिन्ह, वाक्य एतानि तालिकायां सन्ति। विभक्ति प्रथमतः संबोधनपर्यन्तम्। अन्तिमतासिकायां वयं पश्यामः षष्ठी तथा संबोधन विभक्त्यायाः प्रयोगं कारकविभक्ते न अस्ति। तथापि अस्माकं यह पाठ्यपुस्तकं पठिष्यामि, वसुधा पाठ्यपुस्तक। तस्मिन् पुस्तके षष्ठी तथा संबोधन विभक्त्यायाः प्रयोगम् अपि कारकविभक्त्यायाम् अस्ति। एषा तालिका दृष्ट। ये तालिका ध्यान से देखो। प्रथमातः संबोधन पर्यंत विभक्ति कारक, प्रथमा कर्ता कारक, द्वितीया कर्म कारक, तृतीया करण कारक, चतुर्थी संप्रदान कारक, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण, संबोधन संबोधन में कारक के चिन्ह ये मैक्सिमम स्टूडेंट को लर्न है। तो एक बार ये रिवाइज कर लोगे आप कारक के चिन्ह, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे भू। एक बार ये आपको कारक और कारक चिन्ह रिवाइज कर देखने हैं, लर्न है या नहीं, या भूल गए हो। और आगे इन कारकों का प्रयोग वाक्य में किया हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये टेबल बनाते वक्त एक काम करना है, हर कारक, हर विभक्ति के बाद एक लाइन छोड़ दोगे आप। जिस लाइन पर ये पहले लाइन में आप प्रथमा कर्ता ने छात्र लिखती ये लिखोगे, और जो लाइन छोड़ रहे हैं उस लाइन में आप खुद एक वाक्य कर्ता के लिए बनाकर लिखोगे। ऐसे प्रथमा से लेकर संबोधन तक हर एक कारक के लिए आप खुद एक उदाहरण लिखोगे।
द्वितीया कर्म को सह पत्रम लिखति, तृतीया करण से द्वारा सह कलमेन लिखति, वो कलम से लिखता है। चतुर्थी संप्रदान अहम गुरवे पुष्पाणि आनयामि, मैं गुरु के लिए पुष्प लाता हूँ। पंचमी अपादान से अलग होना, पत्राणि वृक्षात् पतन्ति। षष्ठी संबंध काकी की रारिरे, रामः दशरथस्य सूतः आसीत्, राम दशरथ के पुत्र थे। यहाँ दूसरा एक उदाहरण दिया है, तव पुस्तकम अत्र अस्ति, तुम्हारी पुस्तक यहाँ है। सप्तमी अधिकरण कारक मे पर, वानरः वृक्षे अस्ति, वानर वृक्ष पर है। संबोधन हे अरे भो, हे छात्राः अत्र आगच्छन्तु। भले षष्ठी और संबोधन विभक्ति का प्रयोग कारक में ना किया जाए माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर या अलग बातों के आधार पर, लेकिन वसुधा पाठ्य पुस्तक में षष्ठी और संबोधन को भी कारक में प्रयुक्त किया है, तो हम भी यहाँ पर करेंगे। ध्यान में रखना है, तालिका लिखकर एक एक एक्स्ट्रा उदाहरण आप खुद के मन से वहाँ पर लिखोगे। आगे देखते हैं पाठ्य पुस्तक में हर एक कारक का एक्सप्लेनेशन लिंग के आधार पर। कर्ता कारक, आपको भी ये पढ़ना है। कार्य को करने वाला कर्ता होता है तथा उसके लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके रूप लिंग और वचन के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, नरः भोजनम खादति, आदमी भोजन कर रहा है। नरः के लिए सह, क्वेश्चन मार्क के लिए कह भोजनम। द्विवचन में प्रथमा द्विवचन, अश्वौ धावतः, तौ धावतः तत्सर्वनाम कौ धावतः। पुल्लिंग द्विवचन, कृषकाः कार्यं कुर्वन्ति, ते कार्यं कुर्वन्ति, के कार्यं कुर्वन्ति। हर एक विभक्ति के साथ, हर वचनों के साथ कर्ता में नाउन, तत्सर्वनाम और किम सर्वनाम इसका प्रयोग कर कर आपके पाठ्य पुस्तक में उदाहरण दिए हैं। ये सारे उदाहरण अच्छी तरह से रीड करने हैं। कर्ता कारक के लिए स्त्रीलिंग के लिए बालिका का प्रयोग किया है प्रथमा एक वचन में। नपुंसकलिंग के लिए फल का प्रयोग किया है। पाठ्य पुस्तक में ये बातें दी हैं उदाहरण के साथ। अच्छी तरह से ध्यान देकर रीड कर कर कर्ता कारक समझ कर लेना है। हर कारक के लिए यहाँ पर प्रयोग किया है नाउन, तत्सर्वनाम और किम सर्वनाम का, हर विभक्ति के साथ, हर वचन और हर लिंग में। यहाँ पर हुआ कर्ता कारक। अब देखते हैं कर्म कारक। कार्य का फल जिस पर पड़ता है, कार्य जहाँ पर संपन्न होता है, वह कर्म कारक है तथा इसके लिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके रूप और लिंग वचन के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने प्रथमा में बताया है आपको, उसी तरह से द्वितीया के लिए भी संज्ञा, तत्सर्वनाम, किम सर्वनाम, हर लिंग, हर विभक्ति, हर वचन के लिए यहाँ पर प्रयुक्त कर कर अलग अलग उदाहरण दिए हैं। जैसे कर्म कारक में पुल्लिंग के लिए सह सूर्यम नमति, वो सूर्य को नमस्कार कर रहा है। सह तम नमति, सह कम नमति। इस तरह से अगर हम सराव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कारक अच्छी तरह से हमें ध्यान में आ जाएगा। द्वितीया द्विवचन, छात्रः खगौ पश्यति, छात्रः तौ पश्यति, छात्रः कौ पश्यति। शिक्षकः छात्रान् पाठयति, शिक्षकः तान् पाठयति, शिक्षकः कान् पाठयति। एक काम करना है, ये सारे उदाहरण लिंग और वचन के अनुसार हर विभक्ति के जो दिए हैं वो आप नोटबुक में नहीं लिखोगे, लेकिन यहाँ पर आप वचन, विभक्ति और लिंग लिखोगे। जैसे सह सूर्यम नमति, यहाँ पर सूर्य को नमस्कार किया जा रहा है, यहाँ है द्वितीया एक वचन, तो ये आप यहाँ लिखोगे। खगौ पश्यति, द्वितीया द्विवचन, छात्रान् पाठयति, द्वितीया बहुवचन। यहाँ पर स्त्रीलिंग में मालाम, द्वितीया एक वचन, अजय द्वितीया द्विवचन, लता द्वितीया बहुवचन। उसी तरह से पुष्प के लिए भी द्वितीया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हर उदाहरण के साइड में वहाँ पर आप टेक्स्ट बुक में
विभक्ति, वचन और लिंग लिखोगे। अब देखते हैं आगे करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है वह करण होता है तथा इसके लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये भी अलग अलग रूप, अलग अलग लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। जैसे पुल्लिंग में सह हस्तेन खादति, पुल्लिंग तृतीया एक वचन। सह तेन खादति, उसके द्वारा खा रहा है, सह केन खादति। वृद्ध दंडाभ्याम चलतः, दो वृद्ध दंड के द्वारा चल रहे हैं। दंडाभ्याम तृतीया पुल्लिंग तृतीया द्विवचन। पादैहि पुल्लिंग तृतीया बहुवचन। जैसे मैंने बोला है आपको, पाठ्य पुस्तक में हर एक उदाहरण के सामने उसके साथ लिंग, विभक्ति और वचन आप लिखोगे। स्त्रीलिंग के लिए यहाँ उदाहरण दिया है, बालिका द्विचक्रिकया गच्छति, द्विचक्रिका से जा रही है यानी साइकिल से। द्वारम मालाभ्याम शोभते, माला के द्वारा शोभा दे रहा है। कक्षा छात्राभिः शोभते, यहाँ पर स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन आ रहा है। इस तरह से हर उदाहरण में आपको लिखना है, हर उदाहरण ध्यान से समझकर लेना है। अब देखते हैं संप्रदान। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वह संप्रदान होता है तथा इसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके रूप लिंग और वचन के अनुसार अलग अलग होते हैं, हर कारक के जैसे यहाँ पर भी बताया है। चित्र देखकर अगर वाक्य पढ़ोगे तो समझने के लिए सरल और सुलभ होगा। जैसे कि यहाँ पर एक नर दूसरे को कुछ दे रहा है। नरः याचकाय धनम यच्छति, एक पुरुष याचक को जो मांग रहा है उसे धन दे रहा है। कस्मै धनम यच्छति, तस्मै धनम यच्छति, याचकाय धनम यच्छति। अत्र पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन। पुत्राभ्याम पुल्लिंग चतुर्थी द्विवचन। छात्रेभ्यः पुल्लिंग चतुर्थी बहुवचन। आगे 3 पिक्चर दिए हैं। ये 3 पिक्चर संप्रदान स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए है, जो टेक्स्ट बुक में आपके दिया है। ध्यान देकर समझकर सारे वाक्य पढ़ने हैं। उन वाक्यों में जो स्थूल पद है यानी बोल्ड वर्ड्स है, उन वर्ड्स के लिंग, विभक्ति और वचन आपको लिखने हैं। अतः अपादान कारक, किसी से अलग होने के अर्थ में अपादान होता है तथा इसके लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। इसके रूप लिंग, वचन के अनुसार अलग अलग होते हैं। यहाँ उदाहरण में दिया है पंचमी विभक्ति पुल्लिंग प्रथम, पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ग्रामात् मेघाभ्याम वृक्षेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः। पंचमी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पुल्लिंग में। वसुधा टेक्स्ट बुक में आगे स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के भी उदाहरण दिए हैं। अच्छी तरह से रीड करना है और समझना है। अब देखते हैं संबंध कारक, जो हमने इसके पहले कारक में प्रयुक्त नहीं किया था, लेकिन पाठ्य पुस्तक में है इसलिए प्रयुक्त कर रहे हैं। संबंध बताने के लिए संबंध कारक होता है तथा इसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके रूप भी लिंग और वचन के अनुसार अलग अलग होते हैं। यहाँ पर पहले 3 उदाहरण जो है वो पुल्लिंग के, षष्ठी पुल्लिंग के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के उदाहरण हैं। उसके बाद दिया गया है षष्ठी स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके बाद षष्ठी नपुंसकलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सुरजितः मनजितस्य भ्राता अस्ति, सुरजित मंजित का भ्राता है। किसका है? तस्य भ्राता। कस्य भ्राता अस्ति? मनजितस्य भ्राता। कंदुकम बालकयोः अस्ति, बॉल बालकों के लिए है, इसलिए तयोः तत्सर्वनाम किम सर्वनाम कयोः। ये इस तरह से अच्छी तरह से रीड करोगे तो आपका प्रश्न निर्माण का यह प्रश्न भी यहाँ पर उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी।
स्त्रीलिंग संबोधन कारक, पुल्लिंग संबोधन कारक बहुवचन। वीराणाम जयः भवति, वीरों का जय होता है, वो जीत जाते हैं। इस तरह से स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के भी उदाहरण अच्छी तरह से रीड कर समझकर लेने हैं। आगे आता है यहाँ पर अधिकरण कारक। क्रिया का आधार बताने के लिए अधिकरण होता है तथा इसकी सप्तमी विभक्ति होती है। इसके रूप लिंग और वचन के अनुसार अलग अलग होते हैं। इसके भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीन उदाहरण दिए हैं, जिसके साथ संज्ञा, तत्सर्वनाम और किम सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। हर सर्वनाम समझकर वहाँ पर आपको लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे आकाशे मेघाः सन्ति, तस्मिन् मेघाः सन्ति, कस्मिन् मेघाः सन्ति। तडागयोः कमलानि विकसन्ति, कयोः कमलानि विकसन्ति, तयोः कमलानि विकसन्ति। यह पुल्लिंग के उदाहरण हो गए। बहुवचन पुल्लिंग नीडेषु खगाः विकसन्ति या विसन्ति वसन्ति, तेषु खगाः वसन्ति, केषु खगाः वसन्ति। ये पुल्लिंग सप्तमी बहुवचन। यहाँ पर स्त्रीलिंग भी दिया है और नपुंसकलिंग भी। उदाहरण ध्यान से रीड कर सप्तमी कारक यानी अधिकरण कारक समझना है। और आखिरी कारक है हमारा संबोधन कारक, जो सिर्फ आवाज़ देने के लिए इसका प्रयोग होता है। किसी को बुलाने अथवा पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे संबोधन कहलाते हैं तथा इनका प्रयोग तीनों लिंग में, तीनों वचन में होता है। जैसे पुल्लिंग, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, सर्वनाम का प्रयोग संबोधन विभक्ति में नहीं होता, इसलिए यहाँ सिर्फ संज्ञा के साथ संबोधन कारक का प्रयोग दिया है। जैसे हे छात्र त्वमत्र तिष्ठ, हे बालक अत्र क्रीडत, हे बालकाः गीतं गायत। पुल्लिंग संबोधन एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। स्त्रीलिंग संबोधन एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। हे लते फलं खाद, हे बालिके पाठं पठतं, हे बालिकाः कन्दुकेन क्रीडत। नपुंसकलिंग में संबोधन का प्रयोग नहीं होता क्योंकि नॉन लिविंग को बुलाया नहीं जाता, उनको आवाज़ नहीं दी जाती। यहाँ तक हो गए हैं हमारे कर्तार्थः संबोधन कारक। वसुधा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27 पर स्मरणीय तथ्य दिए हैं, जिनमें हमने जो भाग पढ़ा है उसका रिवीजन है। और उसके बाद जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं, यह अभ्यास प्रश्न अच्छी तरह से समझकर टेक्स्ट बुक में ही आपको सॉल्व करने हैं। मैं भूल गई हूँ बताने के लिए, लेकिन प्रथमः पाठः वर्णमाला उच्चारण स्थान, इस पाठ के भी अभ्यास प्रश्न आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करने हैं। और उसी तरह से लेसन नंबर 3 तृतीयः पाठः कारक विभक्तयः, इसके भी अभ्यास प्रश्न आप इस पाठ्यपुस्तक में, वसुधा पाठ्यपुस्तक में सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर हमारा कारक विभक्ति यह पाठ खत्म होता है। कल की तासिका में हम शुरू करेंगे उपपद विभक्ति नाम प्रयोग। तब तक के लिए ये लेसन अच्छी तरह से समझकर जो मैंने आपको एक्टिविटीज़ दिए हैं लेसन के आधार पर, वो अच्छी तरह से नोटबुक में पूर्ण करने हैं आपको और पाठ समझना है, ताकि संस्कृत वाक्य रचना हमें अच्छी तरह से आ जाए। एक फिर से बात दोहराती हूँ, जिनके असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं हुए हैं, जल्दी से जल्दी मेरे मेल आईडी पर सेंड करो, सबमिट कर दो, ताकि PA1 के मार्क्स आपको मिल जाए। दूसरी बात, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। धन्यवाद।